हेलो एवरीवन, वेलकम टू ग्लैंस एकेडमी। आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है आपके अपने संकल्प बैच में, जो कि यूपीपीसीएस प्रीलिम्स 2024 और आरओ प्रीलिम्स 2024 के लिए डेली टारगेट के बेस पे मैंने सेट कर रखे हैं। और ये जो आपको टारगेट्स दिए जाते हैं ये 3-4 चीज़ों पर बेस्ड हैं। जैसे प्रीवियस ईयर पेपर को एनालिसिस करके ये डिसाइड किया था कि कौन कौन से टॉपिक लगातार इंपॉर्टेंट हैं, जहाँ से आपको सबसे अच्छी तैयारी होनी चाहिए। दूसरा, जो 2022 और 23 में कुछ लोग सेलेक्टेड हैं जो मेरे कांटेक्ट में, उन्होंने किस प्रकार से प्रीलिम्स को बार बार क्वालिफाई किया, मेंस क्वालिफाई किया, फाइनली सिलेक्शन भी लिया। और साथ में मैंने जो 2 बार मेंस लिखा उसमें ये देखा कि कौन कौन से टॉपिक्स पे मैंने लगातार 2 साल काम किया, जहां से मेरा फिर प्रीलिम्स रुकना बंद हो गया, यानी कि प्रीलिम्स इजीली मेरा हो जाता है। तो उन्हीं के बेस पर मैं आपको डेली टारगेट देता हूं। जैसे आप लोग 27 अक्टूबर और 22 दिसंबर आरओ परीक्षा इस समय तक पूरी तरीके से प्रिपेयर हो जाइए। और उसमें 20 टारगेट की क्लासेस ऑलरेडी हो चुकी थी, जिसके बाद मैंने ये भी कहा कि आपको पढ़ने से ज़्यादा जरूरी है रिवीजन करना। आप लिमिटेड चीज़ों को पढ़िए, लेकिन बार बार पढ़िए, रिवीजन करिए, ताकि आपकी वो चीज़ें गलत नहीं होनी चाहिए। जिसके अंतर्गत हम लोगों ने 4 सब्जेक्ट को कंप्लीट किया था और उसके बाद मैंने एक रिवीजन सीरीज शुरू की थी। जिस रिवीजन सीरीज के 4 लेक्चर आते आते हम लोगों ने पॉलिटी को लगभग 70% कंप्लीट कर लिया। और आज और कल आने वाले दिन में आपकी पॉलिटी कंप्लीट हो जाएगी। बायोलॉजी हालांकि कंप्लीट हो चुकी है, तो आप डिस्प्ले पर देख सकते हो एंशिएंट हिस्ट्री को मैंने शुरू कर दिया उसके साथ। तो आपको आज पढ़ना है पॉलिटी में कंपैरिजन करके पढ़ना। तुलनात्मक रूप से अगर आप पढ़ोगे कंपैरिजन करके, तो कहीं ना कहीं आपका समय बचता है और आपकी नॉलेज अच्छी होती है, अंडरस्टैंडिंग का लेवल अच्छा होता है, ताकि आपके जो कंफ्यूजन होते हैं वो पॉइंट क्लियर हो जाते हैं। जैसे लोकसभा को जब आप पढ़ोगे तो उसके साथ आपको राज्य विधानसभा को भी पढ़ना है, क्योंकि क्या कार्यकाल होता है लोकसभा का, वही सेम राज्यसभा का होता है। जैसे लोकसभा के मुख्य रूप से जो सरकार उसमें बैठती है वो प्रधानमंत्री हेड होते हैं, उसी तरीके से राज्य विधानसभा के अंतर्गत जो सरकार बैठती है उसके मुख्यमंत्री हेड होते हैं। तो यहाँ पे सिमिलरिटीज बहुत सारी देखने को मिलेंगी आपको। किस प्रकार से स्पीकर का चयन होता है सेम दोनों जगह पे, क्या क्या शक्तियां दी होती है स्पीकर को, किस प्रकार से लोकसभा के सांसद बनने के लिए या विधानसभा के विधायक बनने के लिए जो उम्र होती है 25 साल की मिनिमम, ये क्लियर हो सकती है। कौन सी कॉन्स्टिट्यूएंसी में आपका नाम होना चाहिए, ये सारी चीजें आपको मैटर करना है। और जब आप इस तरीके से कंपैरिजन करके पढ़ोगे तो कम समय में इसके डाउट जो होते हैं वो क्लियर हो जाएंगे। इसी तरीके से जब आप राज्यसभा को पढ़ना, तो राज्यसभा के साथ आपको राज्य विधान परिषद को भी पढ़ना है। एक साथ दोनों को पढ़ोगे कि कौन स्थायी सदन है, कितने इसमें सदस्य भाग लेते हैं, कैसे इनका नॉमिनेशन होता है, और कितने समय बाद जो है कि ये पदमुक्त हो सकते हैं, कितने साल बाद ये मतलब कि विधान परिषद और राज्यसभा को क्या भंग किया जा सकता है कि नहीं, ये सारे इसमें जो डाउटफुल सेशन होते हैं वो सारी चीजें यहाँ से क्लियर हो जाएंगी। तो जब आप दोनों को कंपैरिजन करके पढ़ोगे तो आप कम समय में अच्छे तरीके से तैयार करोगे। साथ ही साथ एक नेक्स्ट चैप्टर आपको संसदीय समितियों के बारे में पढ़ना है, जिसमें आप देखोगे कि लोक लेखा समिति होगी, प्राक्कलन समिति होगी, सार्वजनिक उपक्रम की समिति होगी, तदर समिति हो गई, परमानेंट समिति हो गई, नियम संचालन समिति हो गई, या फिर जांच समिति होगी। जो अलग अलग समितियां होती हैं उनको आपको पढ़ना है। हालांकि पीसीएस और समीक्षा अधिकारी के पेपर में 4 से 5 समितियां मुख्य हैं, जिसमें लोक लेखा समिति, प्राक्कलन समिति, सार्वजनिक उपक्रम की समिति, जांच समिति, तदर्थ समिति और नियम प्रक्रिया समिति। ये कुछ इंपॉर्टेंट समितियां जिनको आपको पढ़ लेना है। इसके बियॉन्ड जाके अगर कुछ समितियां और मिलती तो आप पढ़ सकते हो, नहीं तो कोई आवश्यकता नहीं पढ़नी है। और लास्ट में आपको एक और चीज पढ़नी है, क्योंकि हम जब सेंटर और स्टेट को तुलनात्मक रूप से पढ़ रहे हैं तो कहीं ना कहीं सेंटर स्टेट रिलेशन को भी हमें पढ़ना चाहिए। और इसमें आप देखोगे केंद्र राज्य संबंधों के मामले में कि वित्तीय संबंध कैसे हैं, विधायी संबंध कैसे हैं, प्रशासनिक संबंध कैसे हैं, कौन कौन से भाग 11, भाग 12 ये कैसे इसमें जो है कि इंक्लूड होते हैं, फिर अनुसूचियां कैसे इसमें शामिल होती हैं। तो ये पूरे चैप्टर्स आपको पढ़ने हैं। और सबसे इंपॉर्टेंट चीज, इसके लिए कोई भी अब नया सोर्सेज आपको फॉलो नहीं करना है। जो आपने मेरे साथ डेली टारगेट में पॉलिटी के लिए जो मैंने सोर्सेज बताए थे, या जो आप लोग फॉलो करते आ रहे हो पीछे से ही, चाहे वो किसी कोचिंग के नोट्स या कोई भी बुक, केवल आप लोगों को वही चीज रिवाइज करनी है जिससे आप लोगों ने डेली टारगेट को कंप्लीट किया था। अब लास्ट मोमेंट पे आपको सब्जेक्ट नहीं बदलना है, बुक नहीं बदलनी है, उसी बुक से पढ़ो। हर बुक अच्छी होती है, बस फर्क होता है किसी बुक में 20 क्वेश्चन आ जाएंगे, किसी बुक में 19 क्वेश्चन आ जाएंगे। तो एक क्वेश्चन 2 क्वेश्चन की वजह से आप बार बार किताबों को मत बदलिए। एक ही किताब पे काम करिए, अच्छे से काम करिए, अच्छे से तैयारी करिए, आपके सारे क्वेश्चन सॉल्व हो सकते हैं। बात करेंगे नेक्स्ट हम, बायोलॉजी हमारी ऑलरेडी रिवीजन हो चुकी है 4 सीरीज में, और रिवीजन नंबर 5 जो हमारा चल रहा है उसमें हम नेक्स्ट सब्जेक्ट लेते हैं एंशिएंट हिस्ट्री। जैसे ही कल पॉलिटी आपका कंप्लीट हो जाएगा तो मैं एंशिएंट हिस्ट्री और ज्योग्राफी, जो लास्ट सब्जेक्ट रहेगा इंडियन ज्योग्राफी, उनकी संख्या बढ़ा दूंगा, टॉपिक्स की संख्या बढ़ा दूंगा, जिससे अगले 2 से 3 लेक्चर में आपका
कंप्लीट हो जाएगा। अभी आपको एंशिएंट हिस्ट्री में पाषाण काल पढ़ना है, जिसमें आप देखोगे पूरा पाषाण काल देखोगे, मध्य पाषाण काल, नव पाषाण काल, किसमें कौन कौन से पशुपालन की सभ्यता, कहाँ कहाँ पे उनके प्रमाण मिले, कौन सी फसलों के मिले, कौन कौन सी जो है कि खेती हुई, पहिए का आविष्कार, आग का आविष्कार, और भी नए नए जो प्रश्न बन रहे हैं, हालांकि हर एक चीज को मैंने करा रखा है, वो सारी चीजें आपको यहाँ से तैयार कर लेनी है। सैंधव सभ्यता की बात करेंगे, सिंधु घाटी सभ्यता में 4 महत्वपूर्ण सेगमेंट को आपको कवर करना है। सबसे पहले इन सभी नदियों के नाम पढ़ने और वर्तमान में उन नदियों को किन नामों से जाना जाता है। दूसरा, यहाँ पर जो महत्वपूर्ण स्कल्पचर मिले हैं, जो मूर्तियां मिली हैं, या जो अन्नागार मिले हैं, या फिर डॉकयार्ड मिली हैं, या जो भी प्रमाण के तौर पे जो चीजें प्राप्त हुई हैं अलग अलग जगह पे, कहीं पे हल के निशान मिले हैं, कहीं पर खेती के निशान मिले हैं, कहीं पे मटके मिले हैं, कहीं पे मनके मिले हैं, कहीं डॉकयार्ड मिला है, ये सारी चीजें आपको पढ़नी है। तीसरा इंपॉर्टेंट चीज जो आपको पढ़नी है, तीसरा इंपॉर्टेंट जो चीज है वो ये पढ़ना है कि किस स्थल की खुदाई किसके द्वारा कराई गई है और कब कब कराई गई, ठीक है। और इंपॉर्टेंट ये भी कि वो स्थल कौन सी नदी के किनारे है। जैसे आलमगीरपुर की बात करें, मेरठ के निकट है, हिंडन नदी के तट पर है, ठीक है। इसी तरीके से दक्षिण भारत का दैमाबाद जो है कि गोदावरी नदी के तट पे है। ऐसे ही जो है कि आपको पूरी लोकेशन के बारे में पता होना चाहिए। और सबसे इंपॉर्टेंट एक और चीज है जो आपको इनकी सभ्यता के बारे में पता होना चाहिए और किस प्रकार से नगरीय सभ्यता के रूप में जानी जाती है। जैसे सड़कों का कहाँ पे क्रॉस होता है, कहाँ पे समकोण पे सड़कें काटती हैं, स्वच्छता के बारे में इनके क्या मानक थे, पूजा पाठ के बारे में क्या थे, व्यापार कैसे करते थे, कहाँ कहाँ से धातुओं को लेकर आते थे, आयात निर्यात कितना करते थे, ये सारी चीजों को मैंने कवर कर रखा है ऑलरेडी घटना चक्र के शॉर्ट नोट्स में, और अपने मेंस की सीरीज के नोट्स में मैंने डेमो के तौर पे दिखा रखा है। लगातार मैं जो है कि सारी चीजें मैं करा रहा था डेली टारगेट बेसिस पे। तो आपने जो भी बुक फॉलो की हो, हालांकि सबसे बेस्ट बुक मैंने बताई थी एस के पांडे जी की, उसके साथ आपको घटना चक्र तो कंपलसरी है, हर सब्जेक्ट का पढ़ना है। लेकिन कुछ स्टूडेंट ने कहा कि सर हम एस के पांडे नहीं पढ़ेंगे, हम परीक्षा वाड़ी पढ़ लेते हैं, वो भी अच्छी है। स्पेक्ट्रम तो नहीं पढ़नी चाहिए, वो तो मॉडर्न के लिए रहती है। लेकिन अगर कुछ लोगों ने कहा कि सर किरण पब्लिकेशन की बुक आती है, वो भी अच्छी बुक है। लेकिन मेरे ओपिनियन में एस के पांडे की बुक ज्यादा अच्छी है, क्योंकि यूपीपीसीएस और आरओ के एग्जाम्स में मैक्सिमम क्वेश्चन यहाँ से आ जाते हैं, और साथ में आप घटना चक्र पढ़ते हो तो इससे ज्यादा बाहर जाने की जरूरत नहीं पड़ती है। वैदिक काल को आपको कवर करना है, उत्तर वैदिक और ऋग वैदिक काल में। इसमें आपको देवताओं को पढ़ने, कौन से देवता ऋग वैदिक में थे, किसके लिए प्रमुख थे, और फिर उत्तर वैदिक में उनकी क्या प्रमुखता बदल गई, क्या क्या चीजें उसकी बदल गई। फिर कौन कौन से जो है कि ऋग्वेद हुए, यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद, इनको गाने वाले को क्या कहते हैं, इनके मंत्र उच्चारण को क्या कहते हैं, किसमें कितने श्लोक हैं, किसमें जो है कि कौन से जबाल उपनिषद वगैरह, ये सारी चीजें आपने जो पढ़ रखी हैं उनको बस आपको रिवीजन करना है। लास्ट में आपको महाजनपद और राजधानियां, इसमें बस ये देखना है कि जो 16 महाजनपद हैं, जिसमें से 8 आपके यूपी में महाजनपद आते हैं, तो 16 महाजनपद की राजधानियों के बारे में पढ़ने हैं और उनके वर्तमान में स्थिति का है। जैसे आप देखोगे मल्ल एक जो है कि कुशीनारा मल्ल जो कि कुशीनगर में है, ठीक है, अवंती हो गया, काशी हो गया, तो ऐसे करके सूरसेन हो गया। तो ये सारी चीजें आपको पढ़ लेंगे महाजनपद के बारे में। हालांकि मुझे पता है कि टॉपिक मैं ज्यादा दे रहा हूं, लेकिन मैं फिर भी एक आध दिन का गैप भी कर देता हूं बीच बीच में, ताकि आप उस रिवीजन को कंप्लीट कर लो। परेशान मत होना बिल्कुल। अभी आपके पास 16 जून के बाद से भी यूपीएससी प्रीलिम्स होने के बाद से मैं जो लगातार नई नई सीरीज शुरू करने वाला हूँ, मेंस की, प्रीलिम्स की, एक्स्ट्रा फैक्ट की, ये सारी चीजें आपके पास 4 से 5 महीने इतने पर्याप्त है ना कि आप प्रीलिम्स के साथ साथ मेंस भी कर ले जाओगे, ठीक है। बस आपको भरोसा रखना और चीजें सही डायरेक्शन में लेके चलनी है। आगे चलते, अब आपको पीवाईक्यू भी साथ में पढ़ने हैं। तो मैंने यूपीपीसीएस पीवाईक्यू कंप्लीट करा दिए थे। आरओ में आपका एंशिएंट हिस्ट्री कंप्लीट है, मॉडर्न हिस्ट्री कंप्लीट है, पॉलिटी कंप्लीट है, ज्योग्राफी कंप्लीट है, जिसमें आज आपको वर्ल्ड ज्योग्राफी कवर करना है, प्रीलिम्स और मेंस। जितने भी आपके 2010 से लेकर 2023 तक के जो पेपर हुए हैं, ठीक है, अभी आपने 2024 में दिया था ना 11 फरवरी को, तो ये सारे पेपर आपको कवर कर लेने हैं। अगर 2024 का नहीं भी मिलता है तो 2023 तक का पूरा पेपर पढ़ लेना है। मैक्सिमम जो है कि 7-8 साल ही पेपर हुए हैं, बीच बीच में गैप भी हुए, और हर पेपर में वर्ल्ड ज्योग्राफी के 3 से 4 प्रश्न आते हैं। तो अगर मैं एवरेज लगाऊं तो 40 प्रश्न से ज्यादा आपको नहीं मिलेंगे। उसकी व्याख्या के साथ आराम से आप 1 से 1.5 घंटे में पढ़ सकते हो। इसके लिए आप घटना चक्र पब्लिकेशन फॉलो कर सकते हो, यूथ को कर सकते हो या शिल्पी को कर सकते हो। अदरवाइज आप हमारे भी हैंड रिटन नोट्स को बाई कर सकते हो, वहां पे भी आपको डिटेल के साथ पूरी चीजों को हैंड रिटन फॉन्ट में लिखा हुआ है सारी चीजें, ताकि आप कम समय में उसे तैयार कर सकते हो। करंट अफेयर्स के रिवीजन में मैंने टारगेट के दौरान 4 महीने की आपको करंट अफेयर्स कंप्लीट करा दी थी, जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, जिसमें रिवीजन सीरीज मैंने जनवरी और फरवरी कंप्लीट कराई। मार्च आपको 2024 में राष्ट्रीय घटनाक्रम जितने भी 10-12 टॉपिक हैं, अंतर्राष्ट्रीय घटनाक्रम जितने भी आपके 6-7-10-12 टॉपिक ये होंगे, और उत्तर प्रदेश स्पेशल में जो भी 10-12 टॉपिक हो। इट मीन्स कि देखा जाए तो लगभग 40 से 45 टॉपिक ऐसे होंगे जो आपको पढ़ने हैं।
अब कई लोगों के कमेंट्स आते हैं, सर क्या हम इसे वीडियो के माध्यम से कंप्लीट कर सकते हैं? तो कोई भी आप यूट्यूब पर कोई एक वीडियो अगर फॉलो कर रहे हो करंट अफेयर्स के लिए मंथली या डेली बेसिस, तो आप वहां से रिवाइज कर सकते हो। या फिर आप कोई बुक फॉलो कर रहे हो, जैसे क्रॉनिकल हो गई, प्रतियोगिता दर्पण हो गई, या फिर घटना चक्र की मासिक पत्रिका हो गई, तो इनमें से भी कोई एक सोर्स जो भी फॉलो कर रहे हो उसी से आप रिवीजन करते रहो। तो आज आपको बस इतना ही रहेगा। और 17 जून से तो ये सारी चीजें आपको फॉलो करनी है। और 17 जून से मैंने पहले ही कहा था कि मैं आपकी मेंस की क्लासेस शुरू करूंगा, और जुलाई लास्ट तक मैं आपको मेंस के नोट्स भी प्रोवाइड करने लगूंगा, जो यूपी पीसीएस में डायरेक्टली काम आएंगे हैंड रिटन नोट्स के तौर पे। डायरेक्ट आप मेंस के आंसर राइटिंग कर पाओगे उन नोट्स की क्लासेस करने के बाद। हालांकि उनकी क्लासेस में जुलाई के बाद शुरू करूंगा, हो सकता है जुलाई लास्ट तक मैं उन नोट्स को कंप्लीट कर लूँ, क्योंकि देखो सारे सब्जेक्ट कवर करने, चारों जीएस कवर करनी है, उसमें टाइम लगता है। GS1, GS2, GS3, GS4 कुछ नोट्स ऑलरेडी बन चुके हैं। हालांकि उन सारे नोट्स की जानकारी आपको हमारे व्हाट्सएप नंबर पे मिल जाएगी, जो वीडियो के नीचे दिया गया। वहां से भी अभी जितने नोट्स अवेलेबल हैं प्री और मेंस के, वो आप बाई कर सकते हो, जिससे आपको जो 17 जून से क्लासेस में शुरू करूंगा वहां पे आपको कंफर्टेबल रहेगा। बाकी आप लगातार चैनल के माध्यम से जुड़े रहिए, लोगों के साथ शेयर करिए इसको, क्योंकि बहुत सारी चीजें मैं नई नई लेकर आ रहा हूं, और जिससे आपकी तैयारी और भी बेहतर डायरेक्शन में हो सकेगी। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।